Hello everyone, I am Sakshi and I'm associated with Intellify and let's discuss some questions. Okay, तो question 1 है कि how do organisms, whether reproduced asexually or sexually, maintain a constant chromosome number through several generations? Okay, तो पहले क्वेश्चन में and we have to explain this with the help of a suitable example. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि ऑर्गेनिजम्स चाहे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें, लेकिन सभी में क्रोमोसोम नंबर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो पहले ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या होता है? बाइनरी फिजन, बडिंग, रीजनरेशन। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मल, जिसमें मेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट होता है और जाइगोट बनता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट क्यों रहता है? जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और अमीबा में 500 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो जब बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन मतलब एक सेल दो सेल में टूट जाता है, यानी कि एक अमीबा जो है वो दो अमीबा में टूट जाता है, तो दोनों के दोनों अमीबा में 500 क्रोमोसोम ही रहते हैं, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो 500 क्रोमोसोम का सेट जो कि अमीबा में था, वो रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट मतलब उसकी एक कॉपी बनती है, उसका एक डुप्लीकेट बनता है, और वो डुप्लीकेट किस में ट्रांसफ़र हो जाता है? ऑफस्प्रिंग में। कौन से ऑफस्प्रिंग? नेक्स्ट जनरेशन के ऑफस्प्रिंग में। इसलिए क्रोमोसोम नंबर जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और क्यों नहीं ट्रांसफ़र होगा? ऑफस्प्रिंग बनता कैसे है? ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट। ठीक है, पेरेंट बॉडी से ही तो बनता है, पेरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर से ही ऑफस्प्रिंग बनता है, तो बस इसलिए उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे वही मैंने जो दिया था कि एक सेल जो है वो डिवाइड होगा दो सेल बनने के लिए, इसलिए जो क्रोमोसोम नंबर है वो दोनों के दोनों सेल में अनचेंज रहता है या कांस्टेंट रहता है, और एग्जांपल वही है रेप्लिका ऑफ अमीबा या बाइनरी फिजन अमीबा में। ठीक है, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है? जैसे मान लो ये एक फीमेल है, ये एक मेल है। ठीक है, इन फीमेल के अंदर थे 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, मेल के अंदर भी कितने थे? 46 क्रोमोसोम्स। अब फीमेल का गेमीट बना, तो गेमीट बनते वक्त क्या होता है? गेमीट बनते वक्त होता है रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है? जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। रिडक्शनल डिवीजन को मियोसिस भी कहते हैं। तो 46 का हाफ कितना होता है? 23। तो जो गेमीट बना है फीमेल का, उसमें कितने क्रोमोसोम है? 23। वैसे ही यहाँ पे भी रिडक्शनल डिवीजन होगा या मियोसिस होगा, तो जो मेल का गेमीट बना है उसमें कितने क्रोमोसोम है? 23। अब ये दोनों होते हैं फ्यूज। फ्यूज करके ये क्या बनाते हैं? जाइगोट। और फ्यूजन का मतलब आपको क्या समझ आता है? फ्यूजन का मतलब होता है एडिशन। तो आप ही बताओ 23 मतलब प्लस 23 कितना होगा? 46 क्रोमोसोम। तो हुआ ना, ये था क्या था? ये मैंने किसका एग्जाम्पल दिया? ये मैंने एग्जाम्पल दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसमें भी स्टार्टिंग में दोनों पेरेंट के पास कितने क्रोमोसोम थे? 46, और एंड में जो जाइगोट बना या जो ऑफस्प्रिंग है उसके पास भी कितने हैं? 46। तो क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। कब हाफ होता है? गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक है, फिर उसके बाद ये गेमीट्स जो होते हैं ये कंबाइन करते हैं, क्या बनाते हैं? जाइगोट, जिसमें ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर वापस आ जाता है। एग्जाम्पल यही यहाँ पे जो एक्सप्लेन करके दिया है कि 23 क्रोमोसोम गैमीट में हो गए थे, फिर उनने फ्यूज़ करके 46 क्रोमोसोम का ज़ाइगोट बनाया, वही एग्जांपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको ये 3 पार्ट्स दिए गए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। हमको इसके नाम बताना है। पार्ट ए जो है वो एंथर है। हाँ, हमको नाम के साथ-साथ मतलब लेबलिंग भी करनी है और एक-एक फंक्शन भी बताना है। ठीक है, पार्ट ए जो क्या है वो क्या है? एंथर है। एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, यहाँ आपको दिख रहा है। स्टेमन का एक पार्ट है, स्टेमन में क्या-क्या होता है? एंथर और फिलामेंट, ये रहा फिलामेंट। ठीक है, हमको तो यहाँ पे सिर्फ एंथर बताना है, तो इसका फंक्शन क्या होता है? ये प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है पोलन ग्रेन्स को। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स वो होते हैं जिनके अंदर मेल गैमीट होता है। ये पोलन ग्रेन पोलिनेट होके हवा के थ्रू या किसी के भी थ्रू पोलिनेशन करते हैं और यहाँ स्टिग्मा पे जाकर चले जाते हैं। स्टिग्मा पे जैसे ये जाते हैं ना, तो ये स्टिग्मा पे एक पोलन ट्यूब बनाते हैं। ये पोलन ट्यूब इस स्टाइल से गुजर कर जाती है ओवरी के अंदर, और ओवरी में फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बन जाता है। ठीक है, तो ए पार्ट तो आपको क्लियर होगा। एक सेकेंड।
हाँ, तो ए पार्ट तो आपको क्लियर होगा कि ए पार्ट में एंथर है। अब बी पार्ट क्या है अपना? बी पार्ट होता है स्टाइल। ठीक है, स्टाइल एक पिस्टल या कार्पल का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टरी का पार्ट है, जिसमें पिस्टल या कार्पल में 3 पार्ट होते हैं। ये रहा स्टिग्मा, ये है स्टाइल जो कि हमको लेबल करनी है बी के अंदर, और ये है ओवरी। ठीक है, हमको स्टाइल की बात करनी है। तो स्टाइल का काम क्या होता है? स्टाइल कनेक्ट करती है किस-किस को? स्टिग्मा को ओवरी से स्टाइल कनेक्ट करती है। और क्या करती है? ये पोलन ट्यूब की एंट्री अलाउ करती है किसकी तरफ? ओवरी की तरफ। पोलन ट्यूब में पता है क्या होता है? पोलन ट्यूब में होता है मेल गैमीट। अब ये मेल गैमीट ओवरी में जाएगा। ठीक है, सी वाला जो हमारा पार्ट है वो और कोई नहीं, ओवरी है। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के अंदर होता है एग। और अल्टीमेटली होना क्या है? ये जो यहाँ पे मैंने पोलन ट्यूब बनाई थी, इसके अंदर जो मेल गैमीट था वो फ्यूज़ करेगा इससे, एग से। ठीक है, और फिर हमको क्या मिलेगा? फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। और अल्टीमेटली ओव्यूल जो है वो सीड बना लेगा, और ओवरी जो है सीड की कवरिंग बनाएगा, जो कि एक फ्रूट होगा। वो फ्रूट किसी भी टाइप का हो सकता है, ड्राई, फ्लैशी। ठीक है, जैसे आप मैंगो देखते हो, मैंगो में अंदर आपको एक गुठली दिखती है, आप उसको बोलते गुठली हो, बट एक्चुअली में वो क्या है? सीड है। और जो मैंगो का फ्रूट आप खाते हो, उस सीड के अराउंड येलो कलर का पल्पी फ्रूट, वो मैंगो है। तो मैंगो का जो फ्रूट है वो किससे बना? वो ओवरी से बना। जो सीड है वो कैसे बना? वो ओव्यूल से बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वी हैव टू सजेस्ट 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू कंट्रोल साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमें 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताने हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब होता है प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने वाली चीज़ें। ठीक है, तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने वाली 3 मेथड्स हमको बताने हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। पॉपुलेशन कंट्रोल करना कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, कंट्री की हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और उनमें जो बेसिक प्रिंसिपल लग रहा है वो भी बताना है। तो पहला मेथड है बैरियर मेथड, या इसको मैकेनिकल मेथड भी कह सकते हैं। बैरियर का मतलब क्या होता है? कुछ रुकावट पैदा करना, कोई बैरियर लाना। ठीक है, तो बैरियर मेथड के अंदर आता है कॉन्डोम और फेमिडोम। ठीक है, तो ये बस एक बैरियर है, एक कवरिंग है, जो कि या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे यूज़ किया जाता है। इसका प्रिंसिपल बस इतना होता है कि ये स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन रोक देता है। तो अब बस इससे ज़्यादा और क्या ही जानना है? स्पर्म और ओवम का अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो गई। ठीक है, सेकंड मेथड है हमारा केमिकल मेथड, जिसके अंदर आता है ओरल पिल्स। ओरल पिल्स का सिंपल भाषा में मतलब है जो टैबलेट आप खाते हो। ठीक है, टैबलेट के थ्रू भी प्रेगनेंसी प्रिवेंट की जा सकती है। कॉन्ट्रासेप्टिव, स्पेशल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सहेली। ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी, ये एक्सपेंसिव भी नहीं होती है, और ये एक बहुत अच्छी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का काम क्या होता है? ये क्या करती है? फीमेल इसको लेती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को, तो ये फीमेल की बॉडी में हार्मोन का जो बैलेंस है वो थोड़ा चेंज कर देती है, थोड़ा डिस्टर्ब कर देती है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपने सुना होगा, ये 2 हार्मोन्स आपने सुने होंगे। तो ये 2 हार्मोन्स की ही वजह से जो एग है ओवरी में, मतलब जो ओवरी से एग निकलता है, जैसे यहाँ आप देखो ये ओवरीज है। ठीक है, ये ओवरीज एग ले करती है। ठीक है, तो ये 2 हार्मोन की वजह से ये एग बनता है। ठीक है, लेकिन ये जो पिल्स है ये हार्मोन का बैलेंस डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से ये एग ही नहीं बनता है। तो अब ये ओवरी है, यहाँ से एग ही नहीं बनेगा, ये फेलोपियन ट्यूब के थ्रू एग यहाँ यूटेरस में पहुँचेगा ही नहीं। तो जब यहाँ से स्पर्म आएगा भी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो बस प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो गई। ठीक है, तो ये केमिकल मेथड होता है। फिर तीसरा मेथड होता है सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड काफ़ी कॉमन मेथड है। ठीक है, जब भी किसी पेरेंट के 2 बेबीज़ हो जाते हैं तो डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि हाँ अब आप सर्जरी करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा गवर्नमेंट ये कंसेप्ट भी फॉलो करती है, बच्चे 2 ही अच्छे वाला। तो 2 बच्चों के बाद यूजुअली पेरेंट्स ये सर्जरी करा लेते हैं। ठीक है, तो सर्जिकल मेथड 2 टाइप के होते हैं, एक तो वेसेक्टमी होता है और एक ट्यूबेक्टमी होता है। वेसेक्टमी होता है मेल्स में, ट्यूबेक्टमी होता है फीमेल्स में। ठीक है, वेसेक्टमी में क्या होता है? नाम से वैसा से नाम पता चल रहा है कि वासा डिफरेंस को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, वासा डिफरेंस को ब्लॉक कर देते हैं। और ट्यूबेक्टमी में क्या होता है? फेल्लोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं, फीमेल्स में होती है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ डायग्राम में देखो, ये टेस्टिस है, यहाँ पे स्पर्म बना, स्पर्म यूजुअली यहाँ से निकल के यूरेथ्रा पे जाता है, लेकिन क्या करा सर्जरी में? ये काट दिया, वासा डिफरेंस को काट दिया। तो अब स्पर्म जा ही नहीं पाएगा, स्पर्म नहीं जा पाएगा तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो गई। इसको काट के ऐसे ये नॉट बांध देते हैं। वैसे ही ट्यूबिक टमी में भी देखो, ये ओवरी है, ये ओवरी का एग यहाँ
ओविडक्ट के थ्रू जाता यूट्रस में, पर इनने क्या करा, इनने ओविडक्ट काट दी सर्जरी के थ्रू और ऐसे नॉट बांध दी, तो ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन है हमारा कि इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स or with pea plants, Mendel observed that when a pure tall pea plant is crossed with a pure dwarf pea plant, तो जो फर्स्ट जनरेशन थी, F1 जनरेशन थी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, उसमें सिर्फ टॉल प्लांट्स आए। ठीक है, तो हमसे पहले में तो यही पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का, वो यही पूछ रहा है हमसे कि मेंडल ने जो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे मटर के पेड़ के साथ, पी प्लांट के साथ, तो उसमें से एक एक्सपेरिमेंट उसका ये था जिसमें उनने क्या किया था, एक उनने टॉल प्लांट लिया, एक लंबा प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, यानी काफ़ी छोटा प्लांट लिया, और इनको जब क्रॉस कराया तो जो पहली जनरेशन के प्लांट्स थे वो सारे के सारे टॉल थे। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब ड्वार्फ प्लांट भी लिया गया था तो ड्वार्फ एक भी प्लांट क्यों नहीं आया, सारे के सारे प्लांट ही टॉल क्यों हुए, एक भी ड्वार्फ क्यों नहीं हुआ। वो जो ड्वार्फ वाला ट्रेट था, ठीक है, दो ट्रेट होते हैं, टॉल, ड्वार्फ, ठीक है, तो वो ड्वार्फ वाला ट्रेट कहाँ छुप गया, तो वो अब हम देखेंगे इस डायग्राम में। देखो, दो पेरेंट्स लिए थे, एक टॉल था एक ड्वार्फ था। ठीक है, टॉल मतलब होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ, यहाँ प्योर जो लिखा है ना, प्योर का मतलब है होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस मतलब दोनों के दोनों एलिल सेम ट्रेट के रहेंगे, यानी कि कैपिटल टी दोनों टॉल ट्रेट के एलिल है, स्मॉल टी ड्वार्फ ट्रेट के एलिल है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इनमें गैमीट फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो गैमीट फॉर्मेशन में क्या होता है, ये एलिल ही टूटते हैं, तो ये एलिल आए। अब इनमें होगी क्रॉसिंग। अब आप क्रॉसिंग या तो पुनेट स्क्वायर से दिखा दो। पुनेट स्क्वायर में क्या करते हैं, ऐसा स्क्वायर बना लिया और एक तरफ मेल के गैमीट्स लिख लिए, जैसे कि यहाँ मेल के गैमीट्स लिख लिए, और एक तरफ फीमेल के गैमीट्स लिख लिए, जैसे कि ये फीमेल के गैमीट्स लिख लिए, और अब बस क्रॉसिंग कर दो, जैसे कि ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, तो यहाँ फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी। एक क्रॉसिंग करने का तरीका यहाँ भी दिया हुआ है, जैसे कि पहले पेरेंट के पहले गैमीट से दूसरे पेरेंट के दूसरे गैमीट को पहले क्रॉस करा दो, फिर पहले पेरेंट के दूसरे गैमीट से दूसरे पेरेंट के दूसरे गैमीट को क्रॉस करा दो, जैसे कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी, फिर इसका कैपिटल टी, फिर इसका सेकेंड गैमीट, फिर अब ये हो गए, फिर इसका सेकेंड गैमीट आएगा, इसका फर्स्ट गैमीट आएगा, फिर से इसका सेकेंड गैमीट आएगा और इसका भी सेकेंड गैमीट आएगा। तो हमको क्या मिलता है, F1 जनरेशन में हमको सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो हमको कैपिटल टी स्मॉल टी मिलते हैं, यानी कि सबके सब टॉल मिलते हैं। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात या समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखो मैंने लिख के भी रखा है कि F1 जनरेशन में सारे जीनोटाइप ये थे। तो अब आप एक चीज़ याद रखना, जो भी रेसेसिव एलिल है, रेसेसिव एलिल कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कब, अगर डोमिनेंट एलिल भी उसके साथ प्रेजेंट हो। यहाँ पे डोमिनेंट एलिल कौन था, यहाँ पे डोमिनेंट एलिल कैपिटल टी था। कैपिटल टी क्यों था, क्योंकि टॉलनेस एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और ड्वार्फनेस एक रेसेसिव कैरेक्टर है। तो रेसेसिव एलिल कब खुद को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता अगर वो डोमिनेंट एलिल के साथ प्रेजेंट हो, इसलिए डोमिनेंट एलिल के साथ प्रेजेंट था, तो स्मॉल टी होने के बावजूद भी ये प्लांट जो है वो टॉल ही रहेगा। ठीक है, अब हमारे सेकेंड कंडीशन हमसे ये पूछी गई कि जब F1 जनरेशन के जो प्लांट्स हैं उनको सेल्फ फर्टिलाइज या सेल्फ क्रॉस कराया गया, तो देखा गया जो सेकेंड जनरेशन के प्लांट थे वो टॉल भी थे और ड्वार्फ भी थे। ऐसा क्यों हुआ, ये देखो यहाँ पे सेल्फिंग कराई गई है। सेल्फिंग मतलब दो ऐसे पेरेंट्स लिए जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये इनने बनाए गेमीट्स। ठीक है, गेमीट्स में क्या होता है, वही एलिल ट्रांसफर हो जाते हैं और ये इनके बीच में हुई क्रॉसिंग जैसे हमने देखी थी। तो अब जब क्रॉसिंग हुई, सेल्फ क्रॉस उनको कराया गया, तो देखा गया कि नए जनरेशन का जो जीनोटाइप है वो इस रेशियो में है, यानी कि जीनोटाइप इस रेशियो में है। तो 25% प्लांट्स ऐसे थे जिनके दोनों के दोनों एलिल रेसेसिव एलिल थे। ठीक है, यानी कि बात किसकी की जा रही है, इसकी की जा रही है, दोनों के दोनों एलिल रेसेसिव एलिल थे, यानी कि अब ये डोमिनेंट एलिल के साथ नहीं प्रेजेंट थे और अब रेसेसिव एलिल एक्सप्रेस होगा, इसलिए 25% ड्वार्फ प्लांट मिलते हैं सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, शॉर्ट इन हाइट रहते हैं वो। तो हमको इससे ये समझ आ रहा है कि जो रेसेसिव एलिल होता है वो सप्रेस हो गया था F1 जनरेशन में, पर वो एक्सप्रेस हो गया F2 जनरेशन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको 3 डिफरेंस बताना है एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट में। पहले मैं बता देती हूँ एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट होता क्या है। आपके बालों का कलर अगर ब्लैक है तो ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है, आपकी आंखों का कलर ब्राउन है ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है। इनहेरिटेड मतलब जो आपने इनहेरिट करा अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, मान लो अभी आपको 12th क्लास के बाद माने कि आपको टैटू बनवाना है, तो आपने टैटू बनवा लिया। तो अब ऐसा नहीं है कि आपने अगर हाथ में टैटू बनवा लिया तो आपके आगे आने वाली सभी जनरेशन के हाथ में टैटू बनाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपने एक्वायर करा, अपने लाइफ टाइम में आपने वो एक्वायर करा, आपके में वो बर्थ से नहीं था। ठीक है, आपने वो एक्वायर करा, किसी ने बॉडी बना ली मसल बिल्डिंग करके, किसी ने बॉडी बिल्डिंग करके मसल्स बना ली, तो अब उसके आगे आने वाली सभी जनरेशन की वैसी बॉडी नहीं होगी, नहीं, उनको मेहनत करनी पड़ेगी तब होगी। जैसे कि किसी ने कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखा, किसी ने पियानो बजाना सीखा या गिटार बनाना सीखा, तो अब उनके आने वाली जितनी भी जनरेशन है, जो भी बच्चे होंगे, सबको पहले से गिटार बजाना नहीं आएगा, उनको सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सब एक्वायर्ड ट्रेट है। लेकिन जैसे आपका जो हेयर कलर होता है या आपकी हाइट होती है, ये आप इनहेरिट करते हो। अगर आपके पेरेंट्स लंबे हैं आप भी लंबे होंगे, अगर आपके पेरेंट्स के बालों का कलर ब्राउन है आपका भी ब्राउन होगा। ठीक है, तो 3 डिफरेंस क्या है, पहला तो यही है एक्वायर्ड ट्रेट जो है वो लाइफ टाइम में एक्वायर किया जाता है, लेकिन इनहेरिटेड ट्रेट बर्थ से रहता है। और ये जो एक्वायर्ड ट्रेट है ये इनहेरिट नहीं किया जा सकता, यानी कि ये ऑफस्प्रिंग में पास नहीं होता, जबकि जो इनहेरिटेड ट्रेट है ये ऑफस्प्रिंग में पास होता है। फिर जो एक्वायर्ड ट्रेट है ये जीन्स में नहीं प्रेजेंट होता, तब जीन्स में नहीं प्रेजेंट होता तभी तो ये जेनेटिक नहीं है, तभी तो ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ठीक है, जबकि जो इनहेरिटेड ट्रेट है वो जीन्स में प्रेजेंट होता है, और एग्जाम्पल्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको ये 3 डायग्राम दिए गए हैं 1, 2 और 3। हमको बताना है कि ये जो रे यहाँ से आई है तो ये मिरर से टकराने के बाद कहाँ जाएगी। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों टाइप के मिरर आपको दिए गए हैं। ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट इन पे इंसिडेंट हुई है, और आपको पाथ बताना है उस रे ऑफ लाइट का कि वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल से रूल्स इसमें लगे हैं। ठीक है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहाँ है हमारा, ये है। ठीक है, अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे यही दिख रहा है। ठीक है, ये जो रे थी ये प्रिंसिपल फोकस से पास करी, तो अब क्या होगा, ये पैरेलल निकलेगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये कॉन्वेक्स मिरर में ये जो डायरेक्टेड थी ये प्रिंसिपल फोकस के टुवर्ड्स ही डायरेक्टेड थी, तो अभी जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये कैसी निकलेगी, फिर से ये पैरेलल निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये देखो यहाँ डायग्राम में आपको, ये नीचे वाले जो डायग्राम है इसमें और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब जो थर्ड डायग्राम है उसमें भी यही, उसमें दूसरा रूल लग रहा है कि एक रे इंसिडेंट थी टुवर्ड्स पोल। ठीक है, मिरर का पोल कहाँ है, ये मिरर का पोल होता है, ये यहाँ जो दिख रहा है। ठीक है, इस पे एक रे इंसिडेंट थी, तो वो उसी एंगल से ओब्लीकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पास करते हैं, ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है ये इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ये लॉ फॉलो करते हैं किसका, रिफ्लेक्शन का। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चंस खत्म हो गए। थैंक यू सो मच।